हेलो बच्चों, विद्या विचार चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एकांकी संचय से हरिकृष्ण प्रेमी जी द्वारा लिखित मातृभूमि का मान पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। पाठ ऐतिहासिकता से भरपूर है। वीडियो की अंत तक वीडियो से जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में इस पाठ का सारांश बताया जाएगा। वीडियो को बीच में छोड़कर जाइएगा मत। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं पात्रों का परिचय दे देती हूँ। राव हेमू बूंदी के शासक हैं। अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति है। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक हैं। वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था। चारनी तथा वीर सिंह के साथी। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में मेवाड़ और बूंदी नामक दो राज्य थे। मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा और बूंदी के शासक राव हेमू थे। दोनों राजाओं में मित्रता का संबंध था। यहाँ पर मेवाड़ के शासक सिसोदिया वंश से तथा बूंदी के शासक हाड़ा वंश से संबंधित हैं। बूंदी के शासक राव हेमू का राज्य जो था बूंदी, वो एक छोटा सा राज्य था, लेकिन उनकी सेना बहुत ही बलशाली थी। उनके सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही वीर सेना के नाम से जाने जाते थे। जब कभी भी मेवाड़ के ऊपर कोई आक्रमण करता था तो बूंदी के महाराजा राव हेमू अपने सैनिकों के साथ आकर उनकी मदद करते थे। एक बार महाराणा लाखा सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि बूंदी को उनके राज्य में मिला लिया जाए, ताकि उनका राज्य एक शक्तिशाली राज्य कहला सके। ऐसा सोचकर महाराणा लाखा अपने सेनापति अभय सिंह को राव हेमू के पास भेजते हैं। अभय सिंह राव हेमू से कहता है कि महाराणा सिसोदिया वंश हाड़ाओं की बहुत इज्जत करते हैं। वे चाहते हैं कि वे अपने बूंदी राज्य को उनके अधीन कर दें, ताकि राजपूतों की शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके और उनका शक्ति जो है कि नहीं बढ़ जाए, ताकि वे विदेशियों का सामना आसानी से कर पाएं। तब राव हेमू अभय सिंह से कहते हैं कि उन्हें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। बूंदी राज्य महाराणाओं का आदर तो करता है, लेकिन वह स्वतंत्र रहना चाहता है। तब राव हेमू अभय सिंह से कहते हैं कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। बूंदी राज्य महाराणाओं का आदर तो करता है, लेकिन स्वतंत्र रहना चाहता है। उन्हें किसी की गुलामी नहीं करनी है। तब अभय सिंह कहते हैं कि अनुशासन के अभाव के कारण देश टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया है। तो राव हेमू कहते हैं कि हाड़ा वंश प्रेम का अनुशासन मानने को तैयार है, शक्ति का नहीं। महाराणा को यदि अपनी ही जाति भाइयों पर तलवार उठाने की इच्छा हुई है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अधीन होकर किसी की सेवा करना उन्हें पसंद नहीं है। राव हेमू के ऐसा कहते ही अभय सिंह वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन महाराणा बिना कोई सूचना दिए ही बूंदी राज्य पर आक्रमण कर देते हैं और शाम होते ही उनकी सेना के साथ अपने शिविरों में चले जाते हैं, क्योंकि संध्या के बाद युद्ध रोकना अनिवार्य हो जाता है। तो रात के समय अचानक से बूंदी के शासक उन पर हमला कर देते हैं, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है। अचानक हुए हमले से घबराकर उनके सैनिक वहां से भाग जाते हैं। महाराणा को भी वहां से भागना पड़ता है। महाराणा लाखा बहुत ही चिंतित अवस्था में चित्तौड़ के राजमहल में टहल रहे थे। इतने में अभय सिंह आते हैं। उस समय महाराणा लाखा सोच रहे थे कि उन्हें मुट्ठी भर सैनिकों से विफल होकर मैदान छोड़कर भागना पड़ा। मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में उनकी वजह से कलंक का टीका लग गया है। उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। तभी अभय सिंह कहते हैं कि दरबार में सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। तब महाराणा लाखा उनसे कहते हैं कि वे अब दरबार नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें निमरा के मैदान में राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा।
उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। जिनके खून में बाप्पा रावल और बीरबल हमीर का रक्त प्रवाहित हो रहा है, उसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागना पड़ा। यह कितने कलंक की बात है। तब अभय सिंह उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमला कर दिया था। इस आकस्मिक धावे के कारण उनके सैनिकों को भागना पड़ा। लेकिन महाराणा, आपने अपने प्राणों पर खेलकर राव हेमू से युद्ध करना चाहा था, लेकिन मैं ही आपको वहाँ से खींचकर ले आया। मेरी वजह से आप उनसे युद्ध नहीं कर पाए। इसमें आपका कोई अपराध नहीं है और आपके गौरव को भी कोई कमी नहीं आएगी। तब महाराणा कहते हैं कि जो अपने सम्मान को प्राणों से बढ़कर समझते हैं, वे पराजित होकर भी जीवित हैं, तो यह बड़े उपहास की बात है। वे अपने माथे से इस कलंक को मिटा देना चाहते हैं। वे बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग पर अपना पताका नहीं फहरा देते, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो बेटा, जब तक अन्न जल ग्रहण करेंगे नहीं, तब तक उनको शक्ति कैसे आएगी? वो कैसे लड़ सकते हैं? तो बिना सोचे समझे वे ऐसा प्रण कर लेते हैं कि बिना अन्न जल ग्रहण किए ही वो बूंदी को हरा देंगे, और जब तक बूंदी को हराएंगे नहीं, तब तक वो खाना पीना नहीं खाएंगे। तब अभय सिंह कहते हैं कि एक छोटे से राज्य को हराकर अपने अधीन करने के लिए उन्हें इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बूंदी राज्य को दंड जरूर मिलेगा, लेकिन हाड़ा लोग सैनिकों की संख्या में कम होने पर भी बहुत बलशाली हैं। युद्ध करने में तो वे यम से भी नहीं डरते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतिम विजय उनकी ही होगी, यानी कि महाराणा की ही होगी। लेकिन इसमें कितने दिन लग जाएंगे यह निश्चित नहीं है, इसलिए आप ऐसी प्रतिज्ञा न करें। तब राजा कहते हैं कि सूर्यवंशी लोग कभी अपनी प्रतिज्ञा वापस नहीं लेते। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उनके जीवन का मूल मंत्र है। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता, उसी प्रकार उनके मुंह से निकला वचन भी वापस नहीं लिया जा सकता। इतने में चारनी नाम की एक कवित्री है, जो उस राज्य में कवित्री का काम करती है। वह एक अच्छी सलाहकार भी है। वह एक गीत गाते हुए वहाँ आती है। अपने गीत में संपूर्ण राजस्थान को एकता में बांधने का आदेश दे रही थी। लेकिन महाराणा उनसे कहते हैं कि वे दो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहे हैं। तब चारनी उनसे कहती है कि हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं और विपत्ति के समय में वे उन्हें सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई भूल हुई हो तो वे उन्हें भूलकर उनके साथ स्नेह का संबंध बनाए रखें। तब महाराणा कहते हैं कि उसने आने में देर कर दी है और वे अपना वचन निभाना चाहते हैं। तब चारनी उन्हें सलाह देती है कि बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए और वे उसका नाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। तब महाराणा उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि नकली बूंदी का निर्माण किया जाए और वे नकली बूंदी को ध्वंस करके अपने प्रतिज्ञा का पालन भी कर लेंगे। लेकिन वे इस प्रकार से झूठ मूठ का राज्य बनाना और गिराना, ऐसा करके वह शांत नहीं बैठेंगे। वे बूंदी को जरूर सबक सिखाएंगे। वे अपने वचन का पालन करेंगे, लेकिन हाड़ाओं को दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। वे नकली दुर्ग को बनाने का आदेश दे देते हैं। दुर्ग बनकर तैयार हो जाता है। अभय सिंह और महाराणा दुर्ग का निरीक्षण करते हैं, जो देखने में बिल्कुल ही बूंदी जैसी ही लगती है। महाराणा कहते हैं कि ये तो हूबहू बूंदी के जैसा ही लग रहा है, लेकिन इस नकली दुर्ग को नाश करके वे अपने वचन को पूरा तो कर सकते हैं।
लेकिन बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए वे जरूर बाध्य करेंगे। फिर वे कहते हैं कि यूं ही दुर्ग को नष्ट करने से क्या होगा, झूठ मूठ का ही सही, थोड़ी देर के लिए ही युद्ध का होना जरूरी है। वे युद्ध किससे करेंगे, उनका विरोधी तो होना चाहिए। तो अभय सिंह युद्ध में वास्तविकता लाने के लिए कुछ सैनिकों को दुर्ग में तैनात करता है। दुर्ग में जिन सैनिकों को रखा गया था वे बूंदी के रहने वाले थे, लेकिन मेवाड़ में राणा के सैनिक थे। उन सैनिकों का नायक यानी कि लीडर जो था उसका नाम था वीर सिंह। वह बड़ा ही देशभक्त था, उसे अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार था। वह बाकी के सिपाहियों को अपनी मातृभूमि के प्रति भक्ति की बात बताता है। वह कहता है कि बूंदी असली हो या नकली वे उन्हें नहीं देंगे। यदि महाराणा को नकली बूंदी पर जीत हासिल करनी ही है तो पहले उन्हें हराना होगा। उनके प्राणों के रहते वे नकली बूंदी भी उन्हें नहीं प्राप्त होने देंगे। शाम हो जाती है, लेकिन महाराणा उनके सैनिकों को नहीं हरा पाते हैं। उन्होंने सोचा था कि झूठ मूठ की लड़ाई होगी, लेकिन वहाँ तो सचमुच का युद्ध हो रहा था। अभय सिंह से महाराणा कहते हैं कि उन्होंने सोचा था कि यहाँ झूठ मूठ का युद्ध हो रहा है, लेकिन यहाँ तो लड़ाई वास्तव में असली हो रही है। यह सुनकर अभय सिंह युद्ध के बीच में सफ़ेद झंडा दिखाकर दुर्ग में जाते हैं और वीर सिंह से कहते हैं कि वे व्यर्थ के प्रयास में अपने प्राणों को न गंवाएं। वे तो महाराणा के नौकर हैं, उन्हें महाराणा के विरुद्ध हथियार नहीं उठानी चाहिए। तब वीर सिंह कहता है कि उन्होंने हमें चुनौती दी है, हम बूंदी का अपमान नहीं कर सकते, बूंदी का अपमान होते नहीं देख सकते हैं हम लोग। तब महाराणा कहते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम युद्ध में वास्तविकता तो आ गई। वीर सिंह की वीरता देखकर वे बहुत खुश थे। वे सोचते हैं कि किसी भी प्रकार वीर सिंह के प्राणों की रक्षा हो जाए तो अच्छा हो, क्योंकि ऐसे देशभक्त बहुत ही कम दिखाई देते हैं। थोड़े ही देर में सभी सिपाही वीर सिंह सहित मारे जाते हैं, क्योंकि दुर्ग के भीतर केवल 4-5 सिपाही ही थे, लेकिन बाहर सैकड़ों की संख्या में थे। महाराणा दुखी होते हुए कहते हैं कि इतने बहुमूल्य प्राण लेकर उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ रही है। धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। वे आदर पूर्वक वीर सिंह के शव को महल में लाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि इस विजय में भी उनकी पराजय हुई है। उनके व्यर्थ के गर्व ने इतने निर्दोषों के प्राण ले लिए। इतने में चारनी आती है और महाराणा से कहती है कि अब उनकी आत्मा को शांति मिल गई, उनके माथे का कलंक धुल गया होगा। तब पश्चाताप करते हुए महाराणा कहते हैं कि पता नहीं किस बुरे मुहूर्त में मैंने प्रण किया था। वीर सिंह की वीरता ने उनकी आंखें खोल दी है। ऐसे वीर जाति को अपने अधीन करने की आशा रखना तो पागलपन है। वे इस शहीद के चरणों के पास बैठकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगेंगे, लेकिन क्या बूंदी के शासक राव हेमू तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत उस घटना को भूल सकेंगे? क्या वे पहले की तरह उसकी मदद करेंगे? इतने में राव हेमू आते हैं और कहते हैं कि वे युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। उन्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा, सभी देश के सम्मान की रक्षा करने वाले सैनिक हैं। बूंदी के हाड़ा सुख दुख में हमेशा चित्तौड़ के साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। वीर सिंह के बलिदान ने उन्हें जन्मभूमि का मान यानी कि इज्जत करना सिखा दिया है। तब महाराणा कहते हैं कि वे सब मिलकर राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे मस्तक झुकाएंगे। बच्चों, इस कहानी में यह बताया गया है कि सभी भारतीय अपने देश, जाति और वंश की रक्षा करने के लिए बलिदान करने वाले सैनिक बने। जैसे बूंदी के लिए
अपने प्राणों को अर्पण कर वीर सिंह ने अपने देश प्रेम को उजागर किया है। बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त हो जाती है। पाठ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें ताकि मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकूं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।